हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नॉलेज ISPCS में। मैं अदित प्रकाश आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर पर फोकस करेंगे, जो कि हर एग्जाम में माना जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए ये मेरा पहला वीडियो आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है भारत में। तो देखेंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि यूरोपियनों का आगमन के समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि भारत में यूरोपियनों का आगमन कैसे हुआ। और तीसरा पॉइंट ये देखेंगे कि यूरोपियनों देशों द्वारा नवीन जलीय मार्गों का खोज क्यों किया, क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जलीय मार्ग के माध्यम से यह व्यापार करना आरंभ करते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों के भारत आगमन का उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत आने का। और फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि सफलता का कारण और असफलता का कारण पुर्तगालियों का क्या रहा और इसका देन क्या रहा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम बेसिक चीज पर पहले ले चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। अब ये देखें कि भारत में जब पुर्तगाली लोग आ रहे थे या आगमन कर रहे थे, तो उस समय भारत में क्या स्थिति थी और यूरोप में क्या स्थितियां थी। तो चलिए देखते हैं। ये हुआ यूरोप और ये हुआ अपना प्यारा भारत। अब इस समय देखेंगे कि क्या स्थितियां बन रही थी जब पुर्तगाली लोग भारत में आ रहे थे। तो देखा जाता है कि जब पुर्तगाली भारत में आ रहे थे, तो इस समय भारत में मध्यकाल का दौर चल रहा था। मध्यकाल का दौर चल रहा था। वही यूरोप में आधुनिक यूरोप, मतलब आधुनिक काल का दौर चल रहा था और पूर्ण जागरण अपने विस्तारित रूप को पार कर चुका था। और ऐसा नहीं था कि भारत में जब पुर्तगाली लोग आगमन कर रहे थे तभी यूरोप और भारत के बीच व्यापार संबंध स्थापित हो रहा था, बल्कि ये माना जाता है कि भारत और यूरोप के बीच सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन काल में भी व्यापार होता आ रहा था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन काल तक के समय में उस समय स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था, स्थल मार्ग से। लेकिन 1453 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना ने यूरोप और भारत के बीच जो स्थल मार्ग से जो व्यापार हो रहा था, उसमें 1453 में स्थल मार्ग में अवरुद्ध आना उत्पन्न होने लगा। मतलब जो स्थल मार्ग से जो व्यापार हो रहा था यूरोप और इंडिया के बीच, वो 1453 में अवरुद्ध होने लगा, मतलब ब्लॉक करने लगे ये व्यापार। क्यों, इसके कारण क्या था, इसको आगे हम समझते हैं। यूरोप के पूर्व में यहाँ पे एक कुस्तुनतुनिया नाम का एक जगह था। क्या नाम था यहाँ पे? कुस्तुनतुनिया। तुनिया नामक एक जगह था जहां पे तुर्की शासन कर रहे थे। तुर्की लोग यहाँ पे शासन कर रहा था। तो उस समय तुर्की जब शासन कर रहा था तो यूरोप और भारत के बीच स्थल मार्ग से व्यापार अच्छी तरह चल रहा था। लेकिन 1453 में एक महत्वपूर्ण घटना थी कि जो अरबों लोग ने यहाँ पे कुस्तुनतुनिया पे अटैक कर देते हैं। अरब लोगों द्वारा
और स्थल मार्ग अवरुद्ध होने लगता है। जब भी अब इस रास्ता से कोई भी व्यापारी अपना व्यापार करता था तो अरबों लोगों द्वारा वहाँ पे लूटपाट कर लिया जाता था, जिसके कारण व्यापारी लोग को ये स्थल मार्ग से जो माध्यम से वो अपना व्यापार कर रहे थे तो उसको घाटा सहना पड़ रहा था, जिसके कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। तो यहीं पे एक प्रश्न भी बनता है कि आखिर ऐसा क्या था कि यूरोपियन लोगों को मसाले की ज़रूरत पड़ती थी इंडिया से। तो इसका आप आंसर क्या दीजिएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए कि यूरोप एक तो सबसे पहले ये ठंडा प्रदेश है यूरोप, जहाँ कृषि की दृष्टि से यूरोप में माना जाता कि 4 मंथ ही कृषि होता था और बाकी का 8 मंथ वो डिपेंड रहना पड़ता था मांस मछली नॉनवेज इसम पे, जैसे वो बकरी भेड़ इसम पे वो निर्भर करते थे। तो उसका मांस बहुत दिन तक ला वो सुरक्षित रूप से नहीं रख सकते थे क्योंकि वो धीरे धीरे खराब होने लगता था। तो जिसके कारण वो भारत से मसाले के व्यापार करते थे और भी बहुत सी मसाला के साथ साथ वो सोना चांदी के रूप में यूरोप लोग भारत को देते थे। तो अब जब यूरोप और व्यापार कर रहा था भारत के बीच तो स्थल मार्ग तो अवरुद्ध हो चुका था 1453 ईस्वी में। तो यूरोप वासियों ने अब सोचा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा कि किसी तरह मैं इंडिया से व्यापार कर सकूं। तो भौगोलिक क्षेत्र अब खोजना स्टार्ट किया कि कौन भौगोलिक ऐसा क्षेत्र है जहां हम इंडिया से अपना व्यापार कर सके। तो पुर्तगाल के शासक जो थे वो नवीन विचारक का समर्थन थे और नवीन खोजों के वो समर्थन करते थे कि हम अब अगर स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका है तो अब हम जल मार्ग की ओर से हम अपना व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब मैप के द्वारा कि मानिए कि ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया यूरोप और ये हो गया अफ्रीका और ये हो गया आपका एशिया, जो हमारा देश एशिया में ही आते हैं, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये अफ्रीका हो गया। यहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन दो नमक यहाँ पे एक बस्ती था, पुर्तगाल और स्पेन। तो ये दोनों नवीन विचारक के समर्थक थे और नवीन खोजों में इनका दिलचस्प बहुत रहता था कि मैं किसी तरह भारत से व्यापार करूं और उसको लाभ भी तो वहां से होता था। भारत से जब ये व्यापार करते थे तो जहां 10 रुपया लगाता था इनकम इसका होता था 60 रुपया, ऐसा माना जाता है। तो 17 मई 1498 में यहाँ 17 मई और 17 मई 1498 में पुर्तगाल के शासक जिसका नाम रहता है हेनरी के अधीन वास्को डी गामा ने उससे परामर्श लेता है कि साहब मैं अब भारत जाना चाहता हूँ। तो हेनरी साहब ने बोला कि ठीक है जाइए, आपको व्यापार करना है। तो वो वास्को डी गामा एक जहाज लेकर भारत की ओर निकलता है, लेकिन ये अफ्रीका होके इसको जाना पड़ता है। यहाँ पे निचली भाग, जो अफ्रीका के निचली भाग जिसका नाम होता है केप ऑफ गुड होप में वो पहुंचता है। तो वहां पे एक व्यापारी मिलता है, भारतीय व्यापारी, जिसका नाम रहता है अब्दुल मजीद, जो उसे बहुत ही सहायता प्रदान करता है और उससे लाभ भी आगे जाकर बहुत पहुंचाता है। तो जब वास्को डी गामा का मुलाकात भारतीय मुस्लिम व्यापारी से होता है, अब्दुल मजीद से, तो वास्को डी गामा बोलता है कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। तो भारतीय मुस्लिम व्यापारी जो अब्दुल मजीद होते हैं वो बोलते चलिए मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। तो वास्को डी गामा दोनों मिलकर चलना प्रारंभ करते हैं। जब वास्को डी गामा पहुंचता है भारत में कालीकट में 1498 में, तो उस समय भारत में क्या स्थिति चल रही थी? तो उस समय तो भारत में मध्यकाल का दौर चल रहा था और यहाँ पे जैसे ये भारत में वो 17 मई 1498 में पहुंचता है। तो उस समय भारत में मध्यकाल का दौर चल रहा था और दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। इस वंश का आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का। उस समय लोधी वंश वहां पे शासन कर रहा था और मध्यकाल में जहां
भारत का लोग धर्म की प्रधानता में लीन थे और धर्म के आडंबर में भी लीन थे। भारत में वैज्ञानिक सोच था ही नहीं उस समय, लेकिन यूरोप में वैज्ञानिक सोच विकसित हो चुकी थी। और अभी भी हमारा देश, जो ये हमारा इंडिया है, लेकर बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट से लेकर म्यांमार तक, यहाँ पे म्यांमार है अपना, म्यांमार तक फैला हुआ था। इस समय भारत में छोटे छोटे राजा और महाराजा अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लड़ रहे थे। तो आइए दोस्तों, जरा देखते हैं जो बातें मैंने बताई आप लोगों को पीछे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोपियनों के आगमन के समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं। तो चलिए देखते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत। 15वीं शताब्दी के अंत का मतलब समझते हैं। ये होता है 15वीं शताब्दी के अंत का मतलब 1498 और 99 ईस्वी का अंत चल रहा है, तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ का मतलब होता है 1500 ईस्वी से शुरुआत हो रही है। जैसे 1501, 1502, 1503, 4, 5 प्रारंभ में भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश प्रारंभ हुआ। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल था। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि जब भारत में पुर्तगाली या कोई भी यूरोपीय कंपनी जब भारत में आगमन कर रहे थे, आ रहे थे, तो उस समय भारत में मध्यकाल का दौर चल रहा था। और उस समय शासन कौन कर रहा था? दिल्ली सल्तनत का काल था और लोधी वंश का शासन काल चल रहा था। और वही उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का मतलब बाद वाला दिल्ली सल्तनत, और पूर्ववर्ती मुगल काल का मतलब होता है कि शुरुआती मुगल काल। केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने के कारण यूरोपीय कंपनी ने केवल अपने व्यापारिक हितों को महत्व दिया। इसका कहने का मतलब कि आप जरा सोचिए कि जो भी दिल्ली का शासक होता होगा वह कितना शक्तिशाली होता था, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। और किसी भी यूरोपीय कंपनी का इतना हिम्मत नहीं होता था कि किसी भी राजा के आदेश के विपरीत वो काम करे और वो अपना व्यापार यहाँ स्थापना करे, या व्यापार अपना यहाँ से कुछ सामान अपना यूरोप लेकर जाए। वो चुपचाप व्यापार करता था और भारत से जो भी सामग्री होता था वो चुपचाप लेकर यूरोप लेकर चला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पराजय के बाद, जहां एक और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल सत्ता का विकास हुआ। इसका मतलब है कि पानीपत का जब लड़ाई हुआ, क्योंकि जब यूरोपीय कंपनी आ रहे थे उस समय दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था और लोधी वंश चल रहा था, इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। तो उस समय 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध होता है और मुगल सत्ता का स्थापना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वही दूसरी ओर पुर्तगाल, डच, डेनिश की कंपनियां भी अपने व्यापारिक हितों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष में संलग्न हो गई। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जितना भी यूरोपीय कंपनियां थी, जैसे में पुर्तगाल, डच, डेनिश कंपनियां, वो आपस में कंपटीशन करने लगा कि कौन जाएगा भारत और अपना व्यापार करेगा और कितना सामग्री यूरोप ले जाएगा। यही कंपटीशन लगा हुआ था ये सब यूरोपीय कंपनियों में आपस में। अब आगे देखेंगे भारत में यूरोपियनों का आगमन। जिस समय भारत अपने मध्यकाल में था तो वही यूरोप अपने आधुनिक काल में था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसी क्रम में यूरोपियनों द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें की जाने लगी ताकि अपने व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया जा सके। इसी क्रम में यूरोपीय देशों द्वारा भारत में जलीय मार्ग के माध्यम से खोज के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पर एक घटना आप लोग को बताए थे 1453 ईस्वी में, जब अरब लोग आक्रमण कर देते हैं कुस्तुनतुनिया पर। इसीलिए अब जल मार्ग का ये सहायता लेता है और जल मार्ग के द्वारा ये अपना व्यापार प्रारंभ करता है।
अब आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपीय देशों के मध्य स्थलीय मार्गों के माध्यम से व्यापार संबंध थे, किंतु 14वीं-15वीं शताब्दी में इन स्थलीय व्यापारिक मार्गों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी, जिस कारण यूरोपियनों द्वारा भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु नवीन जलीय मार्गों की खोज की जाने वाली। पूर्वी का मतलब वही जो ये यूरोप के पूरब में कुस्तुनतुनिया था, उसके बारे में ये बता रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूरोपीय देशों द्वारा नवीन जलीय मार्गों की खोज क्यों करना पड़ा भाई, ये है पहला पॉइंट कि कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार कर लिया था 1453 ईस्वी में। यूरोपियनों द्वारा नई भौगोलिक खोजें, जहाज रानी एवं नौ परिवहन का विकास, क्योंकि भारत तो अपना था जो मध्यकाल का दौर चल रहा था, लेकिन वही यूरोप जो था वो मॉडर्न यूरोप था, जहाँ वहाँ टेक्नोलॉजी प्लस में नई सोच विकसित हो चुकी थी, इसलिए वहाँ जहाज रानी और नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि पहले कुस्तुनतुनिया, जो अब आधुनिक इस्तांबुल यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत, किंतु 1453 में मध्य एशिया के अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी कारण पूर्वी एशिया, भारत जिसको कहते हैं पूर्वी एशिया, और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार का स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया, मतलब ब्लॉक हो गया। जो भी इसी कारण, क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया पर अरब लोग अटैक करते हैं 1453 ईस्वी में, तो उस समय स्थल मार्ग से व्यापार होता था, तो अरब अटैक करके लूट लेते थे व्यापारियों को, तो उसी का ये जिक्र कर रहा है ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि कुस्तुनतुनिया रूम सागर, भूमध्य सागर के निकट है, ठीक है, तथा काला सागर के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग था। साथ ही यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग, इसी के माध्यम से ये पहले व्यापार हुआ करते थे। जो पूर्वी एशिया का मतलब भारत और यूरोप के बीच, इसी का के मध्य अपना ये व्यापार सुगम होता था, मतलब सरल तरीका से कर लेता था। अर्थात कुस्तुनतुनिया का आधा हिस्सा यूरोप, जबकि आधा शेष हिस्सा एशिया महाद्वीप में पाया जाता था। मतलब आधा ये यूरोप में पड़ता था कुस्तुनतुनिया, और आधा पूरब, मतलब पूरब कहने का मतलब एशिया महाद्वीप में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। यूरोपियन द्वारा नई भौगोलिक खोजें का पहला पॉइंट देखेंगे कि व्यापार के स्थलीय मार्ग में अवरोध आने तथा पुनः जागरण के कारण यूरोपीय देशों, विशेषकर पुर्तगाल तथा स्पेन द्वारा नई भौगोलिक खोजों की जाने लगी, मतलब भौगोलिक खोजें की जाने लगी, ताकि व्यापार को पुनः प्रारंभ किया जा सके। नई मार्ग तो खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थल मार्ग तो अवरुद्ध हो चुका था, क्योंकि अरब लोग अटैक कर चुका था 1453 ईस्वी में, तो नया तो खोजना ही पड़ेगा। तो भाग्यवश इस समय पुर्तगाल का शासन हेनरी के अधीन था, जो कि एक खोजी प्रवृत्ति की व्यक्ति था। माना जाता है कि पुर्तगाल के जो शासक था ना, वो नवीन विचारक का समर्थन था, और नवीन खोजों में वो समर्थन करता था कि खोजिए, जो भी पैसा खर्च होगा वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेनरी द्वारा समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए दिशा सूचक यंत्र का निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथ ही नक्षत्रों की गणना करने वाली कई सूचियों का निर्माण करवाया गया। इस कारण इन्हें द नेविगेटर के उपनाम से संबोधित किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेविगेटर किसे कहा जाता था। ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट
पॉइंट पर चलते हैं। इन दिशा सूचक यंत्रों की सहायता से यूरोपीय व्यापारी समुद्री मार्ग के माध्यम से विदेशी व्यापार के लिए प्रेरित हुए। साथ ही हेनरी ने विदेशी व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान किया। आर्थिक सहायता मतलब वही, आर्थिक सहायता का मतलब होता है कि वही पैसा वैसा देना कि आप जाइए व्यापार कीजिए, जो भी सामग्री में जो भी खर्चा होगा, जो यंत्र खोजने में, सूचक यंत्र जिसको कहते हैं, उसमें वो पैसा दिया करता था कि जाइए व्यापार के लिए, आपको जो भी मेरे से हो सके वो लीजिए। इसी क्रम में 1492 में स्पेन के कोलंबस द्वारा भारत की खोज प्रारंभ करने के क्रम में अमेरिका की खोज की गई, क्योंकि वहाँ कंपटीशन था कि कौन जाएगा पूर्वी एशिया अर्थात भारत। तो उसी समय 1492 में, पहले 1492 ही में कोलंबस द्वारा निकल जाता है जहाज़ को लेकर कि मैं जाऊंगा भारत, लेकिन वो भारत न जाकर वो अमेरिका निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम प्रारंभ हो गया। वास्को डी गामा भारत को खोजेगा क्या, भारत तो पहले से ही था, लेकिन वास्को डी गामा उस मार्ग का खोज करता है जिससे वो व्यापार करता था, यूरोप अपना व्यापार करता था पूर्वी एशिया के साथ, वही मार्ग का खोज किया था, ये ना कि भारत का खोज कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहाज रानी एवं नौ परिवहन का विकास। यूरोप में 15वीं शताब्दी में जहाज रानी एवं नौ परिवहन का उच्च स्तर पर विकास हुआ, क्योंकि वहाँ मॉडर्न यूरोप था, वहाँ दिमाग, वैज्ञानिक सोच थी, तो जहाज रानी जैसे जहाज, नाव वहाँ विकसित होता ही, क्योंकि अपना भारत मध्यकाल में चल रहा था उस समय। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगाल जैसे देश द्वारा निजी व्यापारियों को भी समुद्री जहाज़ों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया ताकि समुद्री व्यापार को गति प्रदान की जा सके। इस प्रकार नौ परिवहन के विकास ने भी पूर्वी देशों के साथ यूरोपियन देशों के समुद्री संपर्क को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब समुद्री मार्ग से जो भी जहाज रानी व्यापार करते थे पूर्वी देशों के साथ, तो भी दोस्ताना बढ़ गया कि चलो अब ये मार्ग से ही हम लोग व्यापार करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए खोजकर्ता भी देख लेते हैं कि कौन खोज किसने किया। तो भारत का खोज नहीं, मतलब भारत जो मार्ग जो था यूरोप के साथ जो जोड़ता था, उसका खोज पुर्तगाल के वास्को डी गामा, ये याद रखिएगा। और अमेरिका का मार्ग वो स्पेन का कोलंबस नामक व्यक्ति ने किया था। और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का कैप्टन कुक। और वॉन डी मस लैंड, जिसे अभी तास्मानिया और अभी न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं, उसका खोज करता है हॉलैंड का तास्मान। ये आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपियनों द्वारा नई भौगोलिक खोजें क्या था भाई? तो पहला पॉइंट ये देखेंगे कि यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मसाला का व्यापार करना था। भारत में आकर यूरोपीय कंपनियों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली, क्योंकि जब वो व्यापार करने आते थे तो कहीं तो बस्तियां बनाएंगे ना रहने के लिए। हालांकि यह बस्तियां अथवा फैक्ट्री उत्पादन के केंद्र नहीं थे, बल्कि केवल भंडारगृह थे। फैक्ट्री का तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था, वहाँ सामान उत्पादन करता था, नहीं, वो भंडार करते थे। कहीं से कोई मसाला लाए, वहाँ पर वो भंडार करके वो रखते थे। या वस्तुएं मसाले आदि का संग्रह कर उन्हें यूरोप भेजा जाता था। वही कि वो एक फैक्ट्री की तरह घेराबंदी करके सामान रख देते थे और वहाँ से वो ट्रांसफ़र करते थे यूरोप। यह बस्तियाँ किलेबंद क्षेत्र की तरह होती थी, जिनमें वस्तुओं के भंडारण के अलावा कार्यालय एवं व्यापारियों के आवास गृह भी होते थे।
जो भी व्यापार करने आते थे उसके लिए वो घर रहता था, और जो भी जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस की तरह उसमें एक ऑफिस भी रहता था, घर रहता था। ये सब बस्तियां वही किले के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। उल्लेखनीय है कि भारत में बस्तियों के निर्माण की यह कला पुर्तगालियों द्वारा मूलतः इटलियों के व्यापारियों से प्राप्त की गई थी, जिसे बाद में अन्य यूरोपीय कंपनियों ने भी अनुसरण किया, मतलब अपनाया। जो जो ये पहले पुर्तगाल और इटली से जो सीखा वो बाद में आके डच, फ्रांसीसी, ये सब उसी का अनुसरण करने लगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को याद रखना चाहिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में। अब भारत में पहली कोठी बनाता है ये कोचीन। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापना होता है, और ये पहला अपना कोठी कहाँ बनाता है? मछलीपट्टनम 1605 में बनाता है। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, और इसका पहला फैक्ट्री कहाँ बनता है? सूरत में 1608 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना होता है इसका? 1616 में। ट्रवनबेर में 1620 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और इसका सूरत में बनाता है 1668 में, जहां अंग्रेज लोग भी पहला फैक्ट्री का स्थापना करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे कि पुर्तगालियों के भारत आगमन का उद्देश्य, कि पुर्तगाली का उद्देश्य क्या था भारत में आने का। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि अरबों के व्यापारिक प्रभावों को समाप्त करना था। जो पहले से पूर्वी एशिया में जो अरब व्यापार कर रहे थे उसको समाप्त कर पुर्तगाली अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहता था। और दूसरा पॉइंट है कि मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। में एकाधिकार का मतलब होता कि पूरी तरह वो अपना कब्जा करना चाहता था। भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना। भारत में ईसाई धर्म का वो प्रसार किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखेंगे वास्को डी गामा के बारे में। तत्कालीन राजकुमार मैनुअल प्रथम के आह्वान पर पुर्तगाली व्यापारी एवं नाविक वास्को डी गामा द्वारा मई, ये डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498 में भारत की खोज की गई। भारत की खोज नहीं की गई, भारत जो मार्ग था ना उसका खोज किया गया जिससे वो व्यापार कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट तट पर पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट। उल्लेखनीय है कि केप ऑफ गुड होप की खोज पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू द्वारा की गई थी। कालीकट के राजा जोमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत करता है। जब वास्को डी गामा कालीकट तट पर बंदरगाह पे पहुंचता है तो जोमोरिन जो वहाँ के शासक रहता था वो भव्य स्वागत करता है कि वेलकम है, आप आइए और व्यापार कीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हालांकि भारत में पहले से ही विद्यमान अरब व्यापारियों द्वारा जमोरीन के इस कदम पर विरोध किया गया, क्योंकि पहले से ही वहाँ अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे। तो ये तो बात सही है ना कि कोई भी बाहरी आदमी जो यूरोप से पुर्तगाल लोग जो आए उसका वो विरोध करना स्टार्ट किए कि नहीं, पहले से मैं मसाला का व्यापार कर रहा था, ये कौन सा नया आदमी आ गया। तो विरोध करना तो बनता ही था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्को डी गामा जब पुर्तगाल वापस लौटता है तो उसने भारत से लेकर गए मसाले, जो भारत से मसाला लेके गया उससे वह 60 गुना प्रॉफिट कमाता है। और इससे अन्य पुर्तगाली जो व्यापारी वहाँ थे वो भी भारत अब आना चाहने लगा कि यहाँ 10 रुपया का सामान अगर भारत से कोई लेकर जाता है तो पुर्तगाल में 60 रुपया उसको प्राप्त हो रहा था। तो कोई भी आएगा कि नहीं मैं भी व्यापार करूँगा। तो देखा देखी सब आना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इससे पुर्तगालियों
एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होता है, मतलब एक नया युग स्टार्ट होता है। इस क्रम में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था, और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था, तो पेड्रो अल्वारेज, याद रखिएगा आप लोग। और वास्को डी गामा फिर कब आता है? पहला बार तो वो 17 मई 1498 और दूसरी बार 1502 ईस्वी में आता है, तो याद रखिएगा ये बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस समय पुर्तगाली व्यापारियों के भारत आगमन का क्रम प्रारंभ हुआ, और इस प्रकार मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाल थे। फलतः 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करता है। तो कब पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना करता है? तो 1503, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने द्वीप पर अधिकार स्थापित कर लिया। साथ ही अल्मेडा ने हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, यह इंपॉर्टेंट है, अथवा शांत जल की नीति को अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था ये समझिए आप। वास्तव में पुर्तगालियों का एक सपना था या एक अभियान मान सकते हैं कि जो कि हिंद महासागर, ये इंडिया का मानचित्र है, यहाँ पे हो गया अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे हो गया हिंद महासागर, जो एकमात्र महासागर है जो भारत के नाम पर ये रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुर्तगाली लोग जो व्यापार करते थे हिंद महासागर में, तो उनका कहने का था कि जो भी जहाजी बेड़ा है उसके कब्जा में रहे, पुर्तगालियों के कब्जे पे रहे, और जो भी हिंद महासागर में व्यापार हुआ करते थे उस पर उसकी पूरी तरह पुर्तगालियों का कब्जा रहे और उसके नियंत्रण में रहे। तो ऐसी पॉलिसी को हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। वस्तुतः यह अल्मेडा की दूरदृष्टि का परिणाम था कि उसने तत्कालीन भारतीय शासकों के विपरीत समुद्री व्यापार के महत्व को समझाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। परंतु ब्लू वाटर पॉलिसी ने समुद्री क्षेत्र में पुर्तगालियों के व्यापारिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। अब पुर्तगाली कंपनियों ने भारत और यूरोप के मध्य होने वाले समस्त समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की राजनीति अपना ली। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि यह आधुनिक भारत का इतिहास का बेसिक चैप्टर था जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्बुकर्क, जो पुर्तगाल में ही कुछ गवर्नर के बारे में बचा हुआ है, और ईस्ट इंडिया कंपनी और डच फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नॉलेज ISPCS से जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।